हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 138 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 139 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और किन पॉइंट्स को इसमें ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, अंग्रेज अपने प्रतिस्थानी की तुलना में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को न के बराबर स्वेच्छा निर्णय अधिकार प्राप्त था और उसको सभी बड़े निर्णयों के लिए सदैव पेरिस पर आश्रित होना पड़ता था। ये बात अंशतः भारत में फ्रांसीसियों की विफलता को स्पष्ट करती है। आपने क्या लिखा है? फ्रेंच सम्राट द्वारा वित्त पोषित फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, जबकि अंग्रेजी कंपनी एक निजी कंपनी थी। फ्रेंच कंपनी का सरकारी होना अपेक्षाकृत अंग्रेजों की निजी कंपनी की उसकी स्वायत्तता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। इसी कारण से फ्रेंच कंपनी को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में पेरिस के आदेश पर निर्भर होना पड़ता था। इसी के फलस्वरूप एक्सला-शापिल की संधि के तहत फ्रांसीसी कंपनी ने जीता हुआ मद्रास अंग्रेजों को लौटाना पड़ा। हालांकि उपरोक्त कारण फ्रांसीसियों की असफलता का एक आंशिक कारण था, अर्थात विफलता के कई अन्य कारण भी जिम्मेदार थे, जो कि निम्न हैं। बंगाल पर विजय, अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता, फ्रांसीसियों की प्रशासनिक विफलता, डुप्ले का उत्तरदायित्व, फ्रांस के राजा की उदासीनता। निष्कर्ष ये सत्य है कि फ्रांसीसी कंपनी की विफलता के छोटे बड़े अनेक कारणों का ये एक समन्वित स्वरूप था, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भारत में सत्ता के सिंहासन पर आसीन नहीं होने दिया। क्लियर? देखिए, एक तो आप ये काम पहले बंद कर दीजिए। ये जो निष्कर्ष आप ऐसे लिख देते हो, ये स्कूलिंग लाइफ है। आपको स्कूलिंग लाइफ के ड्रामा यहाँ पे नहीं करना है। क्लियर? दूसरी बात, ये जो एरो हैं, इनको मैंने हर व्यक्ति के आंसर में मना किया है, तो आप भी एरो मत लगाइए। देखिए, होता क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग किसी के उत्तर सुनते ही नहीं हो। तो आप क्या करते हो कि जो गलतियाँ पीछे के लोग करते हुए आ रहे हैं, वही गलतियाँ आप भी करने लगते हो। देखिए, अगर आप गलतियां करते रहोगे तो सीखने में इतना समय लग जाएगा कि यूपीएससी आपका क्लियर ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप हर व्यक्ति के आंसर को सुना करें, क्योंकि हर व्यक्ति के आंसर की कमियां आप में भी वो कमियां दर्शा देंगे। इसीलिए ये पॉइंट्स आपको ऐसे नहीं लिखने, यहाँ नंबर डाला करो। नंबर डालने में क्या दिक्कत होती है आप लोगों को? क्लियर? तो यहाँ नंबर डाला करिए, पहली चीज़। दूसरी बात ये है कि आपने जब ये लिखा है, क्लियर, तो आपने एक्सप्लेन बिल्कुल सही किया है। क्लियर कि हाँ, ये चीज़ें ऐसी ऐसी थी। अब यहाँ पर आप जब करें एनालिसिस, तो आप एक सही सुलझी हुई शब्दावलियों में करें कि उपरोक्त एकमात्र कारण था। क्लियर? और यहाँ पे एक चीज़ और देखो, अगर आप प्रश्न को ढंग से पढ़ोगे तो इसने क्या किया है, इसने इस लाइन को एक्सप्लेन ही कर दिया है। तो आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत वैसे थी नहीं यहाँ पे। आप चाहें तो इस लाइन को एक्सप्लेन ना करें और आप केवल ये बता दें कि किस तरीके से पेरिस के निर्णयों ने, अर्थात ये संधि, वो संधि और यूरोपीय महत्वाकांक्षा, इन सारी चीज़ों को इसमें ऐड कर दें। क्लियर? और फिर आप बता दें, हालांकि फ्रांसीसियों की भारत में पराजय के अन्य भी कई कारण थे। अब वहाँ पे आप बताते जाओ कि फ्रांसीसियों की भारत में पराजय के क्या कारण थे, जो कि निम्न थे। अब आपने बता दिया। फिर आप यहाँ पे जब निष्कर्ष दो, तो निष्कर्ष ऐसा दो कि अगर हो सकता था कि अगर डुप्ले अपने उन कंपनी के अधिकारियों को या अपने सम्राट को सही से परसुएट कर पाता और यूरोपीय महत्व के अनुकूल ही भारत की मद्रास विजय को भी अनुकूल समझा पाता, तो शायद पेरिस के निर्णय उसके अनुकूल होते। मतलब इसमें भविष्यगत निष्कर्ष दो, तो आपका उत्तर अन्य की अपेक्षा काफ़ी अलग लगेगा, क्योंकि सब यही निष्कर्ष देंगे, सबका लिखने का तरीका यही होगा। तो आप अपने उत्तर को और अच्छा बनाने के लिए निष्कर्ष ऐसा दे दो कि जिससे ये लगे कि वास्तव में ये प्रश्न का उत्तर डुप्ले के द्वारा नहीं कहा गया, ये प्रश्न का उत्तर आपके द्वारा कहा गया। अर्थात जब आप ऑफिसर्स बनेंगे तो आप क्या कर सकते हैं कि इसी तरीके से अपने हायर ऑफिसर्स को, या इसी तरीके से अपने हायर्स, उस समय के गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सही से परसुएट कर पाएंगे। सपोज करो आप आईएफएस बन गए और आपको यूएन में रिप्रेजेंट करना है,
और उस समय संपर्क हमारा कोई इंडियन एम्बेसी से नहीं हो पा रहा है या इंडियन गवर्नमेंट से नहीं हो पा रहा, तो आप कैसे वहाँ पे डिसीजन लोगे? क्लियर? तो इस सिचुएशन को आप ऐसे जब बता दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि अच्छा, अगर ये आईएफएस बन जाएगी या ये आईएफएस बन जाएगा तो इस तरीके से ऐसे डिसीजन लेगा, अर्थात डुप्ले के एग्जाम्पल को अपनी लाइफ में ऐड कर लेगा। आप सोच रहे होगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि हिस्ट्री को हम डुप्ले को अपनी करंट की लाइफ से ऐड कर लें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1971 का जब वॉर हुआ और उसमें जब हमने नियाजी के नेतृत्व में कई हज़ार पाकिस्तानी सैनिकों को अपने अधीन कर लिया या उनको गिरफ्तार कर लिया या उनको कैद में कर लिया, तो उस समय के जो हमारे चीफ थे सेना के, उन्होंने जनरल मानेक शॉ ने इंदिरा गांधी को ट्रीटी ऑफ वर्साई की ही बात बताई। उन्होंने बताया कि मैडम आप ट्रीटी ऑफ वर्साई को मत भूलिए, अर्थात आप उस समय के प्राइम मिनिस्टर को इतना अपमानित मत करिए पाकिस्तान के कि वो जब अपने देश जाएं तो उनको बेइज्जती का सामना करना पड़े और पाकिस्तान की जनता उनको एक्सेप्ट ही ना करे। समझ गए? तो वो उन्होंने जब एग्जाम्पल लिया तो आप अपनी लेखनी में क्यों नहीं यूज कर सकते हो? क्लियर? तो ऐसे आप इस चीज़ को यूज करो। साथ ही आप यहाँ पे जब ये बताओ तो डुप्ले का उत्तरदायित्व तो ऐसे लिख के मत छोड़ दो। आप बताओ कि डुप्ले के द्वारा अपने हायर अधिकारियों को परसुएट न कर पाना, साथ ही एक आंशिक कारण उसका मद्रास की अपेक्षा बंगाल की अपेक्षा मद्रास में संलिप्त होना। क्लियर? आंशिक मैंने वर्ड बोला है, इसलिए आंशिक को आपको यहाँ पे उपयोग करना है। समझ गए? तो आप इन चीज़ों को ऐसे लिखिए और थोड़ा मतलब इनको क्रमबद्ध लिखिए। देखिए कई सारे शब्द आपके इधर से इधर हो रहे, कई शब्द आपके इधर से इधर हो रहे। फ्लो एक तरफ रखिए, मतलब दोनों तरफ बीच बीच में फ्लो मत रखिए, नहीं तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखो एक चीज़ आपने क्या किया कि इसी के परिणाम स्वरूप एक्सला-शापिल संधि के तहत फ्रांसीसी कंपनी ने जीता हुआ मद्रास अंग्रेजों लौटाना पड़ा। अब यहाँ पे को भी नहीं है, मतलब ये शब्दों को ध्यान दिया करिए जब आप लिखते हो, तो लिखने के बाद एक बार पढ़ा करो कि आपने क्या उत्तर लिखा है। और जब आप पढ़ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये गलतियाँ हमें नहीं करनी है। फिर आपने क्या लिख दिया? हालांकि उपरोक्त कारक फ्रांसीसी कंपनी का असफलता का एक आंशिक कारक था। उपरोक्त कारक मतलब आपने क्या बता दिया कि ये जो कारक था पूरा ये एक था, यहाँ पे ऐसे उपरोक्त वर्ड नहीं आएगा। क्लियर? यहाँ पे सीधा क्रमबद्ध ही रहेगा, अर्थात ये अंशतः कारण था, हालांकि कई अन्य कारण इसके लिए भी जिम्मेदार थे। क्लियर? तो ये अच्छी चीज़ें आप बता दो। अब यहाँ पे देखो आंशिक कारक था अर्थात विफलता के कई अन्य कारण भी जिम्मेदार थे जो कि निम्न है। इतनी बड़ी लाइन को आपको शॉर्ट करना है, हालांकि अभी आपका स्टार्टिंग है तो आप लिख सकते हो, बट आप इसको शॉर्ट करिए किसी न किसी तरीके से। कैसे? कि उपयुक्त कारकों के अलावा अन्य कारक भी जिम्मेदार हैं जो निम्नवत हैं। बस इतने में हो गया आपका, लगभग 2 लाइन से 2.5 लाइन के अंदर तो आपके 5 से 6 वर्ड बच गए। क्लियर? तो ये चीज़ें आप समझ गए। बाकी आपने कुछ पॉइंट्स अच्छे लिखे हैं, बाकी आप हमारे उत्तर फ्रेम को देख लीजिए। देखिए उत्तर फ्रेम को थोड़ा बेस बनाइए, अपनी तरफ से इतना भी मौलिक मत लिख दीजिए कि उत्तर फ्रेम से आप हट जाएं। उत्तर फ्रेम से जब आप हटते हैं ना तो आप ये मान कर चलिए आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा वाइट कर लेते हैं, मतलब आंसर से आउट कर लेते हैं, वो नहीं करना है। क्लियर? तो मिलते हैं फिर आप ही की तरह भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।